हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 को लेकर जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने टीआरई 3.0 को लेकर अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पे बात उठती है कि अगर आपको किसी भी वर्ग के लिए अप्लाई करना है, चाहे 1 to 5th, 6 to 8th या 9 10th, 11 12th या फिजिकल एजुकेशन के लिए या कंप्यूटर टीचर के लिए, तो ज़रूरी है कि इस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है इसको पहले समझ लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए क्या योग्यता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इसको जो है जानना जरूरी है। नहीं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के ही न्यूज़पेपर में बोला गया है कि अगर आवेदन में कोई भी मिस्टेक हुआ तो त्रुटियों में सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, गलती को करेक्शन करने का जो है मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको क्या है, फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं एक एक वर्ग का जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आज जो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी केवल 1 to 5th और 6 to 8th का शिक्षक बनने के लिए क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करना है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, यहाँ पे जो है लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको जो है समझ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लस इस जो नोटिफिकेशन में एज लिमिट को लेकर क्या कहा गया, कितनी एज के लिमिट के लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और कहाँ पे जो है किनको जो है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो कितना मिला हुआ है, एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर मैं करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर समझना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक ना हो तो। ठीक है, साथ ही अगर किसी ने भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए किया हो तो फॉर्म फिल करने से पहले जो है देख लेना कि आप जो है इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में 9 10th और 11 12th बताऊंगी, उसके वाले नेक्स्ट में जो है आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर और कंप्यूटर टीचर का जो है बताने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं और हमेशा डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। साथ ही मैं यहाँ पर जो है सी टेट और यूपी टेट की बेसिक से जो है तैयारी स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी। साथ ही मैं जो है अपने खुद के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पर, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब तो रही बातें। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो इसके पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है, कुछ चीज़ें तो पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात कि सी टेट और एस टेट अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए इन्होंने साफ साफ जो है मना कर दिया है कि इस बार जो है कोई भी कैंडिडेट अगर अपेयरिंग कैंडिडेट है, ठीक है, सी टेट और एस टेट, तो वो जो है सम्मिलित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लेकर क्लियर रहिएगा कि अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, जब फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा, ठीक है, तब तो आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो सी टेट का देखते हैं कि क्या होता है। सी टेट का अगर रिजल्ट आ गया होगा तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो अगर आप लोगों का रिजल्ट रुकता है तो आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ बोला गया है इस विज्ञापन में कि सी टेट और एस टेट अपेयरिंग कैंडिडेट सम्मिलित नहीं होंगे। और यहाँ पे यही नहीं, बीएड और डीएलएड वाले जो भी मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो जो है सम्मिलित नहीं होने वाले। साथ ही एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप जो है 1 to 5th और 6 to 8th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों का सी टेट जो है पेपर 1 to 5th के लिए, और पेपर 2 जो है आप लोगों का सी टेट का क्या है, पेपर 2 जो है क्लियर होना चाहिए, या बी टेट। ठीक है, बी टेट जो होता है मतलब जो बिहार टेट होता है वो। तो यहाँ पे जो है साफ साफ बोला गया है, ये 1 to 5th और किसके लिए, 1 to 5th और 6 to 8th के लिए बोला गया है, देख लीजिए। ठीक है, 1 to 5th के लिए सी टेट पेपर 1 या बी टेट पेपर 1, 6 to 8th के लिए एस टेट पेपर 2। ये जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। 9 10th के लिए एस टेट का 1 होना चाहिए और आपका 11 12th के लिए जो है एस टेट पेपर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो छूट मिलती है वो भी आप लोगों को जो है साफ साफ बोला गया है कि सी टेट या बी टेट कोई भी हो, तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 90 मार्क्स आना चाहिए अगर मेल है। ठीक है, अगर कोई पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग है, या जनरल फीमेल है, जनरल
फीमेल, तो उसका 82 मार्क्स जो है चल जाएगा, मतलब 55% मार्क्स जो है कम से कम सी टेट या बी टेट में होना चाहिए। ठीक है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निःशक्त जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 50% है, मतलब कि 72 मार्क्स जो है यहाँ पे छूट दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो एलिजिबिलिटी है 1 to 5 के लिए, वो जो है समझ लीजिए। देखिए 1 to 5 के लिए अगर आप लोगों को टीचर बनना है तो कम से कम आपके 50% मार्क्स जो है किस में होना चाहिए, 12th में, 12th में होना चाहिए। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, ठीक है, मतलब द्विवर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो आपका बीटीसी के नाम से जाना जाता हो या बीएलएड के नाम से, डीएलएड, मतलब किसी के नाम से भी, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बीएलएड तो 4 वर्ष का होता है, डीएलएड जो है कहीं पर 2 वर्ष, लेकिन एनआईओएस का जो है ये जो है 18 महीने का है, जिसे कि इसको भी नकार दिया गया है, मतलब कि 18 महीने वाला एनआईओएस का जो डीएलएड है ये मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो कम से कम 50% मार्क्स जो है आपका 12th में होना चाहिए। अगर 45 मार्क्स हैं आपके, 45% 12th क्लास में है, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर है तो भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे यही सेम बोला गया कि 50% जो है आपका 12th में होना चाहिए। अगर 4 वर्षीय आप लोगों का शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, मतलब बीएलएड, ठीक है, क्या है, बीएलएड है, तो भी आप जो है यहाँ पे जो है क्या है, इसके लिए मतलब एलिजिबल है प्राइमरी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे 50% जो है 12th में तो होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। और साथ में ही अगर शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा है, द्विवर्ष का डिप्लोमा, तो भी आप जो है प्राथमिक के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है। स्नातक प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे अगर आप मतलब ग्रेजुएट हैं, अगर आप लोगों का यहाँ पे परसेंटेज देखो नहीं दिया है, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और द्विवर्ष का डिप्लोमा है, मतलब कि कोई भी नाम से जाना जाता हो, अगर आपका शिक्षा शास्त्र में अगर डिप्लोमा 2 वर्ष का है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो है ये एलिजिबिलिटी थी, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किनको छूट मिली है। तो याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, ठीक है, इनको जो है 5% की जो है छूट मिली हुई है प्रशैक्षणिक योग्यता में। कहने का मतलब है कि इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जो है छूट मिली हुई है। तो जहाँ पे 50% मार्क्स बोला गया है, अगर किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग है या पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो आपका 45% मार्क्स भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कक्षा 1 से 5 में उर्दू पद पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। जो आप लोगों का भाषा का पेपर है ना, उसके लिए ये बोला गया है। ठीक है। इसी तरह से बांग्ला जो है आपका स्नातक में होना चाहिए 50 अंकों के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ जो है साफ साफ बोला गया है एनआईओएस के लिए, एनआईओएस का जो डीएलएड 18 महीने का है, ये जो है आप लोग, अगर आप लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है 18 महीने का, तो आप लोग जो है ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है हटा दिया गया है। ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी थी 1 to 5 के लिए। अभी मैं एलिजिबिलिटी बता रही हूँ। ठीक है। साथ में एग्जाम का पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगी, सिलेबस क्या रहेगा इस पर भी डिस्कस करूंगी, और आपका एज लिमिट, एक एक चीज़। लेकिन अभी जो है हम एलिजिबिलिटी पे बात करें। 6 to 8 का समझ लीजिए कि 6 to 8 के लिए क्या बोला गया है। देखिए, अगर आपको गणित और विज्ञान का अध्यापक बनना है, या सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना है, या भाषा विज्ञान का, सबका जो है यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो स्नातक आपका किसी भी विश्वविद्यालय से हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो यहाँ पे जो है आप बीएड के लिए जो है एलिजिबल है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो बीटीसी वाले कैंडिडेट है ना, वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातकोत्तर अगर आप लोगों ने है, मतलब कि एमए है, मतलब बीए के साथ आपने एमए किया है और बीएड किया है, तो भी आप जो है यहाँ पे जो है क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे याद रखिएगा 6 to 8 के लिए जो है जो द्विवर्षीय डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं, मतलब कि जैसे कि प्राथमिक के लिए जो बीएड वाले कैंडिडेट है, उनको तो हटा दिया गया है, वो मान्य नहीं है। ठीक है। 45% अंकों के साथ अगर स्नातक है, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन जो है 45% है, और शिक्षा शास्त्र मतलब कि जो भी आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है, मतलब कि जैसे बीएड हुआ, इसके समय पर जारी किए गए
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। कहने का मतलब कि 45% जो मार्क्स है आपका स्नातक में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपका बीएड जो है होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैं सीधे सीधे आप लोगों को समझा देती हूँ क्योंकि इतना जो है ये लैंग्वेज जो है आप लोगों को क्या पता ना क्लियर हो। तो 50% अंक जो है आप लोगों का 12th में होना चाहिए। 4 वर्षीय मतलब 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हैं, मतलब BLED। देखिए यहाँ पे BTC और BLED वाले कैंडिडेट जो हैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल हैं और आप जो है यहाँ पर 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 50% जो है आपका 12th में होना चाहिए, या 50% जो है अगर 12th में है 4 वर्षीय, अगर आपका BA है या BSc एड है या BEd है या BSc एड है, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड आपका विशेष शिक्षा में, तो भी आप 6 to 8 के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, 55% जो है अगर आप अंकों के साथ आपका MA है, मास्टर ग्रेजुएट है और 3 वर्षीय आपके पास जो है BEd और MEd की डिग्री है, तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पे अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ अगर BCA, क्या है BCA वाले, अगर 50% आपका BCA में है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा किसी नाम से, मान लो कि आपने BCA किया उसके बाद जो है आपने BTC कर लिया, तो भी आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं 6 to 8 का। याद रखिएगा BCA वालों का, इसीलिए मैंने बोला था BCA, जो BCA वाले कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने BTC किया हुआ है तो वो जो है यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, या BLED किया हुआ है या BEd या MA किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। MCA वाले भी कैंडिडेट अगर उन्होंने MCA किया हुआ है और फिर उन्होंने जो है BEd या MEd किया है, तो भी वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। कई बार जो होता था कि ये इन कैंडिडेट को जो है ये एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इनकी एलिजिबिलिटी दे दी गई है, मतलब कि ये भी 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि जो BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, तो अगर आप कोई मतलब कि BSc बायोटेक्नोलॉजी से ऑनर्स किया है या इलेक्ट्रॉनिक में BSc किया हुआ है और वो BEd किया हुआ है, तो वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो अपनी एलिजिबिलिटी के साथ ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने BCA किया है या MCA किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं, या BSc बायोटेक्नोलॉजी से है या इलेक्ट्रॉनिक से है, तो भी आप जो है क्या एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। ठीक है, 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए 6 to 8 का अगर भाषा विषय का अगर आप लोगों को अध्यापक बनना है, तो जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो है अगर आप लोगों का ऑनर्स होना चाहिए या अनुषांगिक, मतलब जो सब्सिडरी विषय मतलब मेन सब्जेक्ट के रूप में वो भाषा जो है पढ़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप लोगों ने हिंदी जो है ऑनर्स से किया है, ठीक है, ऑनर्स में आप लोगों का हिंदी होना चाहिए, ग्रेजुएशन ऑनर्स जो है हिंदी से ऑनर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर हिंदी जो है आप मेन सब्जेक्ट विषय के रूप में अगर पढ़े हैं और संस्कृत मतलब कि पढ़े हैं, तो आप जो है हिंदी विषय के जो है क्या है अध्यापक बन सकते हैं। इसी तरह से संस्कृत भाषा के जो शिक्षक हैं, स्नातक में जो है संस्कृत होना चाहिए, तभी जो है वो क्या कर पाएंगे, संस्कृत का जो है टीचर बन सकते हैं। इसी तरह से उर्दू का भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सोशल साइंस है, SST वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, SST का सामाजिक विज्ञान का टीचर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्यिक बिजनेस स्टडी, मनोविज्ञान, आप लोगों का साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस। ठीक है, इनमें से कोई भी विषय स्नातक स्तर पर जो है क्या हो, पठित हो, मतलब कोई भी 2 विषय जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात, जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यान देना, जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है बीकॉम वाले कैंडिडेट के साथ आती है, वो BEd कर लेते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि वो साइंस के लिए, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है ना वो जो है मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो बीकॉम वाले कैंडिडेट है, आप लोगों के पास कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक्स होगा, अर्थशास्त्र और वाणिज्य मतलब बिजनेस स्टडी, तो आप जो है 6 to 8 के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने BEd किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से 2 विषय जो है आप लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा
इतिहास और भूगोल में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों का जो है होना चाहिए। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इतिहास और भूगोल में से ये आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास भूगोल की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप पेपर देने जाएंगे तो इतिहास और भूगोल में से कोई भी एक जो है आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी करते समय जो है याद रखिएगा, इन दोनों सब्जेक्ट को जो है शामिल जरूर कीजिएगा। इतिहास और भूगोल में से आपका कौन सा पेपर देना है वो जो है आप जरूर डालिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप पेपर 1 मतलब कि अगर आप जैसे कि पहला नंबर जो है इतिहास चूज़ करते हैं तो दूसरा जो है आप लोगों को भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और शास्त्र में से चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो पहला भूगोल कर लेते हैं तो दूसरा जो है आप लोगों को राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मतलब कि इतिहास और भूगोल में से एक आपके पास जो है आप पेपर में आप लोगों को चूज़ करना ही करना है। तो अपनी तैयारी जब करेंगे तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको गणित और विज्ञान का विषय मतलब टीचर बनना है, मतलब मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को टीचर बनना है तो याद रखिएगा स्नातक स्तर में मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों के पास जो है मैथ्स होना चाहिए, सांख्यिकी, भौतिकी, भौतिकी मतलब आपका जो क्या फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, आपका जो बायोलॉजी हो गया मतलब कि जिसमें बॉटनी हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आप लोग जो है जैसे कि गणित है आपके पास, ठीक है, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कुछ भी हो आप लोगों के पास, तो आप जो है यहाँ पे मैथ्स के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं मतलब कि जो आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, इनमें से कोई सा भी आप लोगों के पास कोई सा भी 2 सब्जेक्ट है तो आप साइंस के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो है एनआईओएस वाला जो है बार बार बोला जा रहा है कि एनआईओएस के जो डीएलएड किया है एनआईओएस से जो 18 महीने का डीएलएड है वो जो है यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब कि उनको जो है हटा दिया गया है, वो जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है 6 to 8 के लिए जो 50% रखा गया है, यहाँ पे 5% की छूट दी जाती है। तो जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग है उनको 5% की यहाँ पे जो है छूट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो है आपके एज लिमिट की। ठीक है, इसके बाद जो है मैं एज लिमिट की 9, 10, 11, 12 भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, लेकिन पहले जो है एक एक करके, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए 1 to यहाँ से एक कक्षा 1 से 5 शिक्षा विभाग के मध्य मतलब 6 to 8 अध्यापक के लिए जो कट ऑफ की तिथि है 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु मतलब 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शिक्षा विभाग के माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11, 12 के अध्यापक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग कक्षा 6 से 10 तक के और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष मतलब 21/8/2023 तक जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल जो मेल हैं, उनकी जो आयु रखी गई है वो कितनी है, 37 ईयर्स। ठीक है, अगर यही पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वाले जो है पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे जो है पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, वहाँ पे जो है उनको 40 वर्ष जो है मिला है। याद रखिएगा, जो अगर कोई जनरल कैंडिडेट की जो महिला है, फीमेल है, तो उसको भी 40 ईयर्स जो है मतलब 40 साल जो है मिला हुआ है। यहाँ पे मेल और फीमेल भी और जनरल फीमेल को भी 40 वर्ष का जो है यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अगर कोई पुरुष है मतलब SC ST कैटेगरी का कोई मेल या फीमेल है तो उसको 42 ईयर्स जो है मिलता है। तो ये जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, मतलब जो जनरल कैंडिडेट का मेल है उसका 37 ईयर्स है। अगर कोई फीमेल है जनरल कैंडिडेट की 40 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। ओबीसी कैंडिडेट का मेल हो या फीमेल 40 ईयर्स ही है और SC ST कैंडिडेट जो है 42 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल का जो है SC ST कैंडिडेट को जो मेल फीमेल है, मेल को तो काफ़ी मिला हुआ है लेकिन फीमेल जो है 2 साल और मिल गया है SC ST कैंडिडेट में। तो ये जो है आप लोगों की एज लिमिट थी। आगे अब बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो हम सब लोग जानते हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न TRE 1 और 2 में था वही सेम रहेगा, TRE 2 में जो था वही सेम रहेगा। इसमें भी भाषा और सामान्य अध्ययन जो 1 to 5 के लिए पहले बता रही हूँ, 1 से 5वीं के लिए, ठीक है, 1 से 5 के लिए इसमें भाषा और सामान्य अध्ययन रहेगा जिसमें 150 जो है क्वेश्चंस होंगे। भाग 1 जो है आपका 30 का मार्क्स का होगा और भाग 2 जो है 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, भाग 1 और भाग 2, इसमें भाग 1 में जो है भाषा होगा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी
उर्दू, बांग्ला में मतलब इनका जो है आप लोगों को जनरल आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें भी जो है इसमें अर्हतांक कम से कम जो है 30% अनिवार्य है। कहने का मतलब अगर आपका इंग्लिश है, अगर मान लो लैंग्वेज में, भाषा में मतलब कि आपका इंग्लिश और हिंदी लिया है तो 22 मार्क्स का जो है आप लोगों का हिंदी होगा और 8 मार्क्स की जो है क्या होगी, इंग्लिश होगी, राइट। और इसमें जो आहतांक जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 30%, मतलब कि 9 मार्क्स जो है आप लोगों के आने चाहिए। तो कम से कम जो है 9 नंबर जो होना चाहिए और ये पासिंग मार्क्स है तो इतना तो इसमें जो है आना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन के लिए जो कि आपको 120 मार्क्स का है, इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए जो सामान्य गणित है, कहने का मतलब है कि 6 to 8 तक की गणित, जो मतलब कि जनरल 10th के तक की तो मैं नहीं बोलूँगी, 8 तक की जो गणित है ना जनरल, वो जो है प्राथमिक गणित जो है आप लोगों को आना चाहिए। मतलब 6, 7th 8th की भी अगर आप लोग उसे पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है केवल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे तो केवल आप जो है 5th तक की ही गणित की बात कर रहे हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण, मतलब जो आपका रीजनिंग होता है, सामान्य जागरूकता होनी चाहिए, मतलब जो आपका करंट अफेयर्स होता है, सामान्य विज्ञान जीएस, सामान्य अध्ययन मतलब कि सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, इससे जो है आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो है लगभग जो है आप लोगों का जो CTET में आता है वो तो आपको लोगों का मतलब करना ही है। हम सब लोग जानते हैं कि प्राथमिक गणित और इसमें जो है नॉर्मल हमारा का जो पर्यावरण होता है वो तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा रीजनिंग भी आप लोगों का शामिल हो गया है, थोड़ा बिहार जीके आएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को सामान्य अध्ययन के लिए जो है आप लोगों को क्या है, तैयार करनी है। याद रखिएगा जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब कि जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये जो है NCERT और SCERT की बुक आप लोग जो है पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं, मेन है NCERT की बुक आप अच्छे से पढ़ लें तो आप जो है इसको जो है क्लियर कर जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। अब एग्जाम का पैटर्न की हम बात कर लेते हैं 6 to 8 की। तो अगर मैं 6 to 8 की यहाँ पे थोड़ा सा 6 to 8 वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी 185 क्वेश्चन होंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, मतलब भाग 1 जो होगा ये भी भाषा ही, जिसमें कि आप लोगों का जो है हिंदी, ठीक है। हिंदी किसी को बांग्ला लेना हो और उर्दू लेना हो तो अलग बात है, हिंदी इंग्लिश से मैं समझा देती हूँ। 22 नंबर की हिंदी होगी, 8 नंबर की इंग्लिश होगी। पासिंग मार्क्स जो है आप लोगों का 9 मतलब 30% रखा गया तो वो आना चाहिए। भाग 2 जो है आप लोगों का 40 मार्क्स का है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो 40 मार्क्स में सामान्य अध्ययन के लिए सेम प्राथमिक गणित आप लोगों को आना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इसमें, सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन, सॉरी सामान्य जागरूकता मतलब जो GS है आप लोगों का, मतलब कि जो करंट अफेयर्स है, बिहार जीके है, सामान्य विज्ञान आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल जो है इसमें शामिल होगा। जो आप लोगों का सिलेबस दिया गया है उसी वही पढ़ना, उसके अलावा जो है कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि इसीलिए जो है इन्होंने साफ साफ जो है बता दिया गया है कि प्राथमिक गणित आएगा, सामान्य जागरूकता मतलब कि जो जीके है वो भी आएगा, बिहार जीके भी याद रखना, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इतिहास से केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही पढ़िएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है भूगोल, ये जो है सामान्य अध्ययन में शामिल होगा। अब बात करते हैं जो 80 मार्क्स का जो आपका विषय, जिस विषय के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं उसके लिए जो है, ठीक है, उस विषय की अगर बात करें तो मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए जिस भी विषय के लिए आप लोग जो है अध्यापक बनना चाहते हैं उसका जो है आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। 6 to 8 मतलब यहाँ पे जो है मैं यही बोलूँगी 12th लेवल तक का जो है आप लोग जो है अच्छे से, 10th लेवल तक का तो क्लास 10 तक की जो है अच्छे से सोशल साइंस पढ़ना ही पढ़ना। साइंस अगर दे रहे हैं तो साइंस का, और मैथ्स दे रहे हैं तो मैथ्स का, मतलब 9-10 तक का जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना। आगे जो है 11-12 का भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है इसके लिए जो है ध्यान रखिएगा, कम से कम 12th लेवल तक का जो है आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों जो है हिंदी है तो हिंदी भी इसी तरीके से, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी है तो वो भी आप लोगों को जो है 12th क्लास के लेवल तक का जो है पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो पिछली बार जब पेपर देने गए थे तो उनसे जो मिस्टेक हुई थी, मतलब लास्ट में ये बोला गया था जो SST वाले कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो इस चीज़ को अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। 6 to 8 का अगर सामाजिक विज्ञान का आप लोगों ने चयन किया है, अगर सेक्शन 1 में अगर आप लोगों ने इतिहास विषय का चयन किया है तो याद रखिएगा सेक्शन 2 जो है आप लोगों को भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मतलब कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से ही आप लोगों को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी एक विषय का आप जो है चयन करेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा अगर सेक्शन 1 जो है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया है, भूगोल, तो आप लोगों का जो सेक्शन 2 है अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोगों को इतिहास और भूगोल में से एक सब्जेक्ट की जो है तैयारी करना ही करना है। देखिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे उनमें से 2 आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे
तब आप लोगों को इतिहास और भूगोल में से कोई एक पेपर जो है आप लोगों को देना ही देना है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़ जो है आप लोगों को जो तैयारी करनी है, कोई भी, अब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इको, ठीक है। इन चारों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट की आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर एसएसटी का पेपर देना चाहते हैं तो मतलब टीजीटी एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, लेकिन याद रखिएगा पेपर जो आप लोगों को देना है, जो ऑप्शन जो आप लोगों के पास रखा गया है वो यही 4 है। तो इन्हीं 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि लास्ट टाइम जो है बच्चों के साथ क्या हुआ, अगर मान लो कि उनका साइकोलॉजी और सोशोलॉजी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इसी से जो है क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि मेन पेपर में। तो मेन पेपर जो है उनको इनमें से जो है चूज़ करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए जो है ये नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे तो इस बार जो है पहले ही क्लियर कर दिया गया है टीआरई में 3 में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कीप सपोर्ट, हमेशा यहाँ से आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलती है, आप खुद से भी जो है नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।